वेलकम बैक, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खाने कुर्सी की। आइए बात करते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात की, जिन पर अत्याचार होता हुआ थमता हुआ नहीं नजर आ रहा है। अब कुछ चंद वाकये और नए सामने आए हैं। एक तो इस्कॉन को वो आतंकवादी संगठन करार देने पर तुले हुए हैं। वहां पर जो कृष्ण ब्रह्मचारी थे, उनको जो वहां एक महाजोत चला रहे थे अल्पसंख्यकों को लेकर के, उनके सभाएं करते थे, उनको इलीगल तौर पर देशद्रोह का मुकदमा डालकर जेल में डाला हुआ है। उसकी रिहाई की मांग भारत सरकार कर चुकी है कि उनको जेल से छोड़ा जाए। विपक्ष पूरा इस पूरे मुद्दे को लेकर के अब खड़ा हो गया और अपनी सरकार, भारत सरकार से ये मांग कर रहा है कि अब अगर जरूरत पड़े तो यूएन में भी भारत को जाना चाहिए, दबाव बनाना चाहिए बांग्लादेश की यूनुस सरकार पर कि वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जाए। लेकिन अब ये तो बहुत दूर की कौड़ी लगती है। लेकिन भारत सरकार ने फॉर्मल तरीके से जरूर बांग्लादेश की सरकार पर दबाव डालने की कोशिश की है। त्रिपुरा में और वेस्ट बंगाल में जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं वहां के हिंदुओं को लेकर के। और एक घटना भी हो गई त्रिपुरा में, जो काउंसिलर दफ्तर था बांग्लादेश का, वहां पर कुछ लोगों ने पहुंचकर हंगामा भी किया, अंदर भी दाखिल हो गए थे। उसको लेकर भारत की सरकार ने खेद भी जताया। लेकिन बांग्लादेश के हालात बेहतर बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। एक युवक गया हुआ था बांग्लादेश वहां अपने दोस्त से मिलने के लिए। वो कह रहा है, उसका बयान सामने आया कि उसको वहां कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पूछा तुम कहां से आए हो। उसने कहा मैं इंडियन हूं, हिंदू हूं। तो उसको बहुत मारा पीटा, उसका सामान वगैरह सब छीन लिया। वो घायल अवस्था में अपनी बात बता रहा था। तो ये सब एक हर रोज वहां ऐसी जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन अब इसका साइड इफेक्ट कहिए या अच्छी बात है कि भारत का विपक्ष जो है अब खुलकर बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बात करता हुआ कम से कम दिखाई दे रहा है। संसद के अंदर भी ये बातें हुई हैं। सुदीप बंदोपाध्याय जो कांग्रेस वेस्ट बंगाल के नेता हैं, ममता बनर्जी की पार्टी के, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर आज बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा उठाया। ममता बनर्जी ने कल असेंबली में बात की थी और उन्होंने तो यहां तक कहा कि हम हर बांग्लादेशी हिंदू को रोटी खिला सकते हैं, कोई संकट नहीं है हमारे सामने ऐसा। तो अगर हालात नहीं बदलते हैं तो बॉर्डर खोली, आने दीजिए इनको, हम पश्चिम बंगाल में सबको बसाने के लिए तैयार हैं। ममता बनर्जी के सर पर बहुत बड़ा बयान था। और वो ये भी कहती हैं लगातार कि इसमें भारत सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उनके साथ खड़े हुए हैं। अखिलेश यादव ने बोला, उनका तंज था भारत सरकार पर कि अगर एक पुजारी को सुरक्षा नहीं प्रदान करवा सकते तो काहे की मजबूत सरकार है मोदी सरकार। रंजीता रंजन कांग्रेस पार्टी की सांसद हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि सरकार को हर मुमकिन प्रयास करना चाहिए और विपक्ष को भरोसे में लेना चाहिए। जैसे भी आज जयशंकर साहब चीन के मुद्दे पर बोल रहे थे, तो वो मांग कर रहे हैं कि देश की संसद में बांग्लादेश के विषय पर भारत सरकार क्या कर रही है ये भी बताया जाए। तो 3-4 स्टेटमेंट्स हैं, मैं आपको सुनाता हूं। এটা তাদের এখতিয়ারে পড়ে, আমার এখতিয়ারে পড়ে না। কোন জাতীয় মতকে অসম্মান করা এটা আমাদের এখতিয়ারে, কারো এখতিয়ারে পড়ে না। সব দেশকে আমরা ভালোবাসি, সব দেশকে শ্রদ্ধা করি। बांग्लादेश को लेकर के भारत सरकार को चिंता करनी चाहिए। भारत सरकार चिंतित हो, क्योंकि इस तरह का काम नहीं हो तो भारत सरकार क्या ताकतवर सरकार बनती है अपने आप को, अगर हमारे साधु संतों का भी सम्मान नहीं कर सकती। हम लोगों ने कल भी कहा था कि कुछ भिक्षुक को भी जो इंडिया आ रहे थे उनको रोका गया, तो हमारी गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना चाहिए और ये अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का सवाल है। और प्रधानमंत्री को, विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। जब भी इस तरह के इंटरनेशनल विवाद होते हैं तो हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं और निश्चित तौर से हम आज भी उम्मीद करते हैं कि उनको हस्तक्षेप करके उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का जानकारी लेना चाहिए। Making appeal that let the government of India appeal to United Nations for sending peacekeeping forces at Bangladesh immediately. Sir, government of India is totally silent now, the reason of which is best known to them. Our appeal that let Minister of External Affairs come to the Parliament and intimate us at the latest position of Bangladesh, what is happening over there. Sir, our Chief Minister yesterday adopted a resolution in West Bengal Assembly. Whatever decision government of India will take, West Bengal government will stand by the decision. सर, ये विपक्षी दलों का जो भी कहना है वो उसकी बात बाद में, लेकिन क्या जो आरोप लग रहा है भारत सरकार जितना कुछ कर सकती है बांग्लादेश पर दबाव डालने के लिए, क्या नहीं कर रही है? अब तो यूएन में जाए भारत, ये मांग हो गई। मुझे नहीं लगता कि यूएन में जाने की जरूरत है। भारत अपने आप में एक ताकतवर मुल्क है और ये संभावना से मतलब इनकार नहीं करना चाहिए या उम्मीद से कि भारत सरकार
जितने भी जरूरी कदम होंगे वो नहीं उठा रही होगी बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए। और वो तो उनके पार्टी का एजेंडा भी है, बीजेपी का एजेंडा के तौर पर देखें। ये तो हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि भारत के जो विपक्षी दल है वो बड़ी देर से आए हैं इस पर चर्चा करने के लिए कि बांग्लादेशी हिंदुओं की जो साथ प्रताड़ना हो रही है, जो अत्याचार हो रहे हैं, उस पर हमारे विपक्षी दल नहीं आए थे। ये अच्छी बात है कि आज वो भी सब लोग सामने आ गए। और अब पहले भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि संसद जब चल रही है तो यहाँ पर एक प्रस्ताव पारित करे यूनानिमसली, सर्वसम्मति से, कि सरकार को इतना करना चाहिए, सरकार को इतना करना चाहिए, या बांग्लादेश के खिलाफ कोई एक जो भी किया जा सकता है प्रस्ताव वो रखना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये बात जायज है कि विदेश मंत्री को या भारत सरकार को बांग्लादेश पर अपना पक्ष रखना चाहिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति क्या है और भारत सरकार क्या कर रही है। इस पर एक वो रखे, बयान रखे, जैसे आज विदेश मंत्री जी ने चीन पर रखा है, ऐसे ही बांग्लादेश पर मुझे लगता है चीन से ज्यादा आज बांग्लादेश पर जरूरत है कि बांग्लादेश के बारे में करे और सरकार दिखने में भी ये व्यवहार में दिखाए। मैं इसमें कतई ये गुंजाइश नहीं देख रहा कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रही होगी वहां पर, मतलब जितना जरूरत होगी और मुझे लगता है जरूरत से ज्यादा कर रही होगी। लेकिन डिप्लोमेसी में सब कुछ चीजें सार्वजनिक करने की नहीं होती है, इसलिए शायद ऐसा काम चल रहा होगा। और अभी यूनाइटेड नेशंस की जरूरत नहीं है, अभी तो हमारी सरकारें दूसरे देशों के युद्ध रुकवा रही है, तो कम से कम बांग्लादेश के लिए तो यूएन में जाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा वहां पर। अब तो वो जो लोग भारत आना चाह रहे थे उनको रोका बांग्लादेश ने। नहीं, लेकिन वो ऐसा बहुत सारा होता है, क्योंकि जब जनता सड़कों पर आ जाती है या जो एक तरह की नाराजगी वहां पर पॉलिटिकल माहौल बना हुआ है, उसको रोकने का काम यूनिस सरकार का वहां पर है। और ये तो पहले दिन से ही लग रहा था जैसे ही यूनिस सरकार आई थी। बल्कि यदि उनको करना है तो यूनाइटेड नेशंस की बजाय अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और दबाव बनाना चाहिए कि किस तरह से ये काम होगा। और ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि 20 जनवरी को जब ट्रंप सरकार आएगी या ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे तब तक इंतजार किया जाए। जो आज मौजूदा सरकार है अमेरिका की, उस पर भी दबाव बनाना चाहिए कि वो दखल देकर हिंदुओं के अत्याचारों को पर रोक लगाए। चलिए, आज तो हर दल बोल रहा है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए। समीर जी, निश्चित रूप से देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और संसद के शीतकालीन सत्र में अब विपक्ष बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार और उसको लेकर चर्चा कर रहा है, यहाँ संसद में मुद्दा उठ रहा है और वहाँ बांग्लादेश में सड़कों पर हिंदुओं पर अत्याचार बदस्तूर जारी है। वहां पर जिस तरीके चिन्मयदास के वकील पर हमला कर दिया गया, कोई वकील उपलब्ध नहीं है। और अब वहाँ ये मांग की जा रही है, बांग्लादेश में युवा वर्ग कर रहा है कि जो भारत के चैनल बांग्लादेश में दिखते उन्हें बैन कर दिया जाए, जो सुविधा है वो बंद कर दी जाए। हिंदुओं पर लगातार अत्याचार जारी है। मुझे लग रहा है कि भारत सरकार बहुत से काम कर रही होगी, कई चीजों का भारत सरकार बताती है सार्वजनिक रूप से, और कई बातें ऐसी है जो भारत सरकार बताती नहीं है। पर्दे के पीछे बांग्लादेश को लेकर भारत सरकार की कार्रवाई शुरू होगी। विदेश मंत्रालय लगातार उसके ऊपर नजर रखा हुआ है। आज जरूर विदेश मंत्री ने जो संसद में बयान दिया उसमें बांग्लादेश का जिक्र नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि जब जरूरत होगा कि भारत सरकार को वो संसद में बांग्लादेश के मामले पर अपना बयान जारी करेगी। जहां तक अमेरिका के दखल का सवाल है कि 20 जनवरी को जब ट्रंप चार्ज संभालेंगे तब उस बांग्लादेश के मामले को देखेंगे। और ये कहा जा रहा है कि उसके पहले बाइडेन जाते जाते वहां कुछ डिसीजन लेकर जाए। तो मुझे लग रहा है कि बाइडेन तो अभी अपने मामले निपटाने में लगे, अभी उन्होंने अपने बेटे को मुक्त कर दिया है, तो उनके सरकार के जो बेटे को इम्यूनिटी थी, सारे बिल्कुल सारे केस केस से माफ कर दिया है। तो अभी तो बाइडेन अपने जो 5 साल के कार्यकाल में जो रहा होगा, जिनको मुक्त करना होगा, जिनकी जो सजाएं माफ करनी होगी, अभी उसमें उनका ध्यान बांग्लादेश की तरफ नहीं जाएगा। ये तय है कि 20 जनवरी को जब ट्रंप कार्यभार संभालेंगे उसके बाद बांग्लादेश की जो गतिविधियां है उसमें जरूर अंकुश लगने वाला है। भारत सरकार भी बहुत वहां पर ध्यान रखी हुई है और मुझे लग रहा है इसका आने वाले दिनों में असर दिखेगा। आज एक लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर में एक देश के चर्चित पॉलिटिकल ऑब्जर्वर है, उन्होंने लेख लिखा और कहा है कि भारत सरकार की सबसे बड़ी गलती ये है कि इन्होंने गलत घोड़े पर दाव लगाया, सो टू स्पीक, कि शेख हसीना के पीछे सारा वेट अपना डाल देना, ये गलती है। नहीं, मुझे लगता है कि पता नहीं उनके देखने का नजरिया क्या है। एक तो ये कि एक चर्चा हम लोग बार बार कर रहे हैं और हम भारतीयों की एक आदत होती है कि तुरंत की बात करते हैं, एकदम अभी कुछ नहीं हो रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने मालदीव में क्या किया, नरेंद्र मोदी सरकार ने नेपाल में क्या किया, नरेंद्र मोदी सरकार ने श्रीलंका में क्या किया, और आज जिस विषय पर विदेश मंत्री बोले नरेंद्र मोदी ने चीन के मसले पर क्या किया। मुझे लगता है जरा इससे मोदी सरकार की विदेश नीति आंकनी चाहिए। आप ऐसा संभव नहीं है कि अचानक आज कहेंगे कि हमारी सेनाएं कूच कर जाओ, ये कोई वो वाला वक्त तो है नहीं। और वैसे भी नरेंद्र मोदी कहते हैं ये युद्ध का समय नहीं। बांग्लादेश पर जितने तरह के डिप्लोमेटिक चैनल से प्रेशर होते हैं वो बनाए जा रहे हैं।
भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट गया। ये जरूर मैं मानता हूं कि संसद को एक स्वर में एक प्रस्ताव पारित करके करना चाहिए और भारत की तरफ से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी हो रहा है वो भी लगातार होना चाहिए। लेकिन मैं ये कतई नहीं मानता हूं कि मोदी सरकार इतने गंभीर मुद्दे पर जो सीधे सीधे उसकी जो पॉलिटिकल छवि से भी जुड़ा हुआ है उसको वो यूं ही छोड़ रही होगी। और हमने ये देखा है, शेख हसीना इतने लंबे समय तक भारत की मित्र नहीं। हमने जो बांग्लादेश की बाउंड्री थी हमारे साथ, उसका मामला हमने सुलझा लिया। जो 1975 से अटका हुआ था वो मामला हमने सुलझा लिया। हमने बाढ़ का मामला सुलझा लिया, हमने ट्रेन शुरू कर दी, हमने वाटर के जरिए जो ट्रांसपोर्टेशन था उसको शुरू कर लिया। तो मुझे लगता है कि एक शानदार काम शेख हसीना के साथ हमने किया। वहां जो रेडिकल फोर्सेस थी वो हावी हो गई। ये कहीं भी किसी भी देश में हो सकता है, लेकिन कम से कम जो पहले के उदाहरण है मोदी सरकार उसका ममता बनर्जी की बात पर क्या कहेंगे आप? उन्होंने कहा कि सारे हिंदू अगर पश्चिम बंगाल में भी बसाने पड़े तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सबको खाना खिला सकते हैं। नहीं, खाना तो निश्चित तौर पर खिलाएंगे। जब हम रोहिंग्या मुसलमानों को खिला रहे हैं तो उनको भी खिला देंगे। और इस्कॉन के लोग तो दुनिया भर से हिंदू लोगों से ही पैसे लेकर बांग्लादेश के मुसलमानों को भी खिला रहे थे। लेकिन क्या दुनिया के हर हिस्से से भाग कर कोई काम बनने वाला है क्या? और मेरा ये मानना है, ठीक है ये बात आज अच्छी नहीं लगती है किसी देश के लिए, लेकिन अगर उस देश में ये स्थिति आ गई है कि कहीं हिंदू रह नहीं पा रहा है, उसके घर की जो महिलाएं हैं, बहू बेटियां हैं, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कहीं आप उनको पा रहे हैं तो हत्या कर दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहां के हिंदू भी तय करेंगे कि उनकी अपनी जमीन है, उनकी अपनी बांग्ला संस्कृति है। और क्या बांग्लादेश अब जिसको कहते हैं ना कि विभाजन में विभाजन की तरफ बढ़ रहा है, हाँ अगर उस तरफ बढ़े तो भारत सरकार को बिल्कुल वहां के हिंदुओं का, वहां के लोगों का समर्थन करना चाहिए। कुछ लोगों ने ये कहा कि ऐसा हुआ तो बांग्लादेश टूट जाएगा, फिर वहां के हिंदू अपना अलग देश जो है वो तय करेंगे। एनीवे, इस पर अगली खबर पर मैं बढ़ता हूं। सुखबीर बादल, अकाली दल, उनको जो सरकार उनकी चली 2007 से 17 के बीच में जो फैसले उन्होंने लिए उससे अकाल तख्त नाराज था। अब सुखबीर बादल को जो मुख्यमंत्री भी थे और उसके अलावा वो अपनी पार्टी के मुखिया भी थे, उनको तनखैया घोषित कर दिया अकाल तख्त ने। अकाल तख्त दुनिया भर के सिखों की सर्वोच्च बॉडी है, जो फैसले वो लेती है, सब लोग उसको मानते हैं। तनखैया घोषित करने का मतलब कि आप पर जुर्म साबित होता है और उसकी सजा सुनाई जाती है। तो सुखबीर बादल को यह सजा दी गई कि वो स्वर्ण मंदिर में अब जूठे बर्तन मांजेंगे, साफ करेंगे। जो वहां पर दर्शनार्थी आ रहे हैं उनके जूते चप्पल वो साफ करेंगे। गले में उनके तख्ती लगी रहेगी जिसमें ये बताया जाएगा कि ये काम ये क्यों कर रहे हैं। अब और उन्होंने उसको बिल्कुल सर झुका करके स्वीकार किया है। केवल वही नहीं, उनकी पार्टी के और बहुत सारे नेता जो खासकर कैबिनेट में उनके साथ थे, उनको भी सजा मिली है। और सबने कहा कि अकाल तख्त का हमारे लिए जो भी फरमान है, जो भी हुक्म है, हम उसको बिल्कुल सर झुका करके स्वीकार करते हैं। तो वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अच्छा, किस बात की सजा इनको दी जा रही है कि इनकी सरकार के दौरान जो कई बेअदबी के मामले हुए थे, गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले, उसमें इन्होंने कार्रवाई नहीं की। फिर एक दूसरा मामला बहुत गंभीर है कि जो गुरमीत राम रहीम है, डेरा सच्चा सौदे वाला, जो जेल में बंद है, उसने एक बार एक ऐसा पाखंड किया था। वो गुरु गोविंद सिंह जी की पूरी वेशभूषा पहन करके आ गया था सामने, उनकी पोशाक पहन करके आ गया था और वैसे ही अमृत चखाने वाला जो है वो सीन उसने क्रिएट किया था। उस पर बहुत हंगामा हुआ था, बहुत नाराजगी हुई थी देश भर के अंदर, और उसको माफ कर दिया उस वक्त की सरकार ने, उस पर कार्रवाई नहीं की। इसको लेकर के भी अकाल तख्त ने ये सजा जो है अब सुखबीर बादल को सुनाई है। और इससे आगे बढ़ते हुए फकरे कौम एक खिताब मिला था पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर बादल के पिताजी सीनियर बादल साहब को, और वो खिताब भी उनसे जो है वो वापस ले लिया गया है। तो बड़ी सख्त सजा सुनाई गई सुखबीर बादल को। विजय जी, पंजाब की राजनीति को अगर आप देखें तो वहां पर अकाल तख्त का, स्वर्ण मंदिर का और इस राजनीति का जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसका बड़ा दखल रहा है। और इसको थोड़ा सा पीछे जाइए, 70s में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती थी, अकाली दल का गठन जब हुआ और भिंडरावाला कैसे बने, अकाली दल एक कांग्रेस से अलग दल के तौर पर धार्मिक संगठन से राजनीतिक संगठन बना, और अकाली दल के राजनीतिक जवाब के लिए, राजनीतिक और धार्मिक जवाब के लिए इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले को खड़ा किया, क्योंकि ये धर्म से निकली हुई पार्टी थी तो सामने धार्मिक फिगर खड़ा किया। और वो फाइनली ऐसी जगह पर पहुंचे कि जहां इंदिरा गांधी का भी कंट्रोल नहीं रहा, और फिर जो कुछ हुआ वो तो देश के सामने वहां पर है। तो अकाली दल के लिए स्वर्ण मंदिर, वैसे तो सभी सिखों के लिए और हिंदुस्तान के हर आदमी के लिए वो मान्य है, उस राजनीति का। और आज अकाली दल वैसे भी इस स्थिति में पहुंच गया कि पंजाब की राजनीति में उसकी बड़ी अहम भूमिका नहीं है, तो उसको वहां पर जाना ही है। और ये हिम्मत वहां के राजनेताओं की और खासतौर से अकाली दल की नहीं हो सकती
कि अकाल तख्त के किसी आदेश को, खासतौर से जब वो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मामला हो, ये बहुत पहले भी बहुत चर्चा हुई थी कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी को लेकर, और सब लोगों ने उस पर अपना रिएक्शन दिया था कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। तो अकाली दल के ये नेताओं को इसको कोई बड़े विवाद के तौर पे या सुखबीर बादल के अपमान के तौर पे नहीं देखना चाहिए। वो एक धार्मिक व्यवस्था को मानते हैं, ये कोई कानून व्यवस्था का मसला नहीं है। इसको हाँ, ज्ञानी जेल सिंह को भी उन्होंने भी उनको भी वो वैसे भी कार तनखैया नहीं, वो कार सेवा का भी मसला होता है। और ज्ञानी जेल सिंह को जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था उसके मामले में सजा दी गई थी। तो इसको कानूनी सजा के तौर पे मत देखिए, और आप यदि इसको अपमान के तौर पे देख रहे हैं तो ये भी बेअदबी होगी। वो एक धार्मिक संस्था को मानने वाले लोगों का एक धार्मिक तरीका है जिस पर ये सारी कार्रवाई। उन्होंने आगे और बढ़ते हुए आदेश दिया है कि पूरी व्यवस्था जो है पार्टी की वो भी नए सिरे से खड़ी की जाए। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो, क्योंकि वो पूरा का पूरा, एक तो प्रकाश सिंह बादल उसके सबसे बड़े नेता थे, अकाली दल तो प्रकाश सिंह बादल ने बनाया ना, तो वो फकरे कौम को वापस लेना उससे भी बड़ी घटना है ये जो तनखैया घोषित करने से। तो अब अकाली दल का रिवाइवल कैसे होगा, और जो वहां पर स्वर्ण मंदिर में लोग बैठे हुए हैं या एसजीपीसी में जो लोग बैठे हुए हैं, वो समझ रहे हैं कि एक नई ताकत को कैसे खड़ा किया जाए। ये आपको हो सकता है आज नहीं, लेकिन साल 2 साल में नजर आएगा कि किस तरह से एक नई। ये जो बात आपने की, ये बहुत से लोग मैं देख रहा था पंजाब में कह रहे हैं, वहां के पत्रकार भी, कि इससे अकाली दल को हो सकता है लोगों की नजरों में भी माफी मिल जाए। और ये जो बिल्कुल किनारे हो गई पार्टी उसको रिवाइवल विश्वास पैदा दिखाएं इस पार्टी के अंदर। जी, वो बिल्कुल खत्म होने के स्टेज पे आ गए। सुखबीर बादल तो इस्तीफा दे चुके हैं, अकाली दल के अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है सुखबीर बादल ने, और सुखबीर बादल ये कोशिश कर रहे हैं कि अब उनकी पत्नी इसकी जिम्मेदारी संभाले अध्यक्ष की पार्टी की। इसकी चर्चा भी पार्टी के अंदर चल रही है, जो भी सांसद है। देखिए, अकाली दल के लिए अब ये बहुत मुश्किल घड़ी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी वहां बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है और कांग्रेस हो गई है, और भारतीय जनता पार्टी जब से अकाली दल ने गठबंधन तोड़ा उसके बाद अकाली दल पंजाब की राजनीति में बहुत रिवाइव नहीं कर पाया था। तो अब भारतीय जनता पार्टी वहां अकाली से बड़ी पार्टी बनने की स्थिति में पहुंच गई है। तो अकाली दल के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि वो कैसे अपने आप को राजनीतिक रूप से स्टेब्लिश करे। मुझे लग रहा है कि जो सुखबीर बादल को जो सजा दी गई है, उन्होंने जिस उसको स्वीकार किया है, और आज से उन्होंने 5 गुरुद्वारों में अपनी सेवाएं शुरू कर दी। 5 गुरुद्वारों में अलग अलग जगह सेवाएं देना है, तो वो सेवाएं शुरू कर दी। उनके साथ उनके मंत्रियों ने भी सेवाएं शुरू कर दी है। मुझे लग रहा है कि इस सजा को पूरा करने के बाद शायद पंजाब के लोगों को भी लगेगा कि जो उन्होंने गलतियां की, जो 2007 से लेके 2017 तक का जो उनका 10 साल का कार्यकाल रहा था, उसमें जो उनसे गलतियां हुई थी, उसके लिए अकाल तख्त ने जो सजा दी है, उसके बाद पंजाब की जनता भी शायद उन्हें माफ कर देगी। और उन्हें लगता है कि सजा के बाद शायद वो फिर से राजनीतिक रूप से अपनी रिवाइवल कर पाएंगे, और उसी दिशा में से वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी वहां बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, विधानसभा चुनाव जो पिछला 2023 का जीता था, लोकसभा में जैसा प्रदर्शन रहा कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का, अकाली दल के लिए आने वाला समय बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल की लीगेसी उनके पास नहीं है। सुखबीर बादल पार्टी को स्टेज पर लेकर नहीं जा पाए, तो मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल होगा सुखबीर बादल के लिए पार्टी को उस स्टेज पर लेकर जाना। इनके अपनी पार्टी के अंदर भी इनको नापसंद करने वाले बहुत लोग आ गए थे, पहले भी पार्टी टूट गई थी, पार्टी भी स्प्लिट हो गई जी। हाँ, बिल्कुल। इनके भतीजे चले गए। ये पंथिक पार्टी के तौर पर इसको माना जाता है अकाली दल को, और वहां की जो फिर इसीलिए शायद जो रिलीजियस लीडरशिप है सिख समुदाय की, वो भी चाहती है कि पार्टी खड़ी हो। उसमें भी बहुत से लोग चाहते हैं कि भाई पार्टी की रिवाइवल होनी चाहिए। गांव की पार्टी मानी जाती थी, मतलब आम सिख की पार्टी मानी जाती थी। देखिए, सबसे पहले तो ये कि आज वहां सुखबीर सिंह बादल गए हैं, और स्वर्ण मंदिर और अकाल तख्त, उसकी जो प्रतिष्ठा है वो एक अलग है। वो देश के हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो हिंदू हो या सिख हो, उसके लिए बहुत सम्मान की बात है। लेकिन थोड़ा सा इसको दूसरी तरह से भी देखा जाना चाहिए। जब तक बादल परिवार ताकत में था, सत्ता में था, क्यों नहीं गए वहां माफी मांगने? क्यों वो सेवा नहीं दी वहां? अकाल तख्त ने तो उनको तब से कह रखा था, क्यों नहीं गए वहां? और आज जब उनकी पार्टी समापन की तरफ है, खत्म हो गई है, अब जब उनको लगा कि अब कुछ नहीं कर पाएंगे, तो एक तरह से ये वही हुआ कि सारा सब कुछ आपने कर लिया, अब उसके बाद चलो ठीक है भाई, हम आ गए, हम मत्था झुका लिया। तो मत्था तब क्यों नहीं झुकाया था? और इतने गंभीर आरोप लगे। तो एक तो मेरा स्पष्ट मानना है कि ये कोई माफी मांगने वो नहीं गए हैं, उनके अपने जो अस्तित्व पर संकट है, उनका जो पूरी तरह से एक जो प्रभाव था वो खत्म हो चुका है, उसकी एक कोशिश है। दूसरा, मुझे लगता है कि अकाल तख्त और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को पंजाब में चल रहे गंभीर मसलों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से वहां क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहा है, उसकी लड़ाई बड़ी गंभीर है। जिस तरह से वहां बीच बीच में खालिस्तान का मसला बहुत गंभीरता से आता है, उस पर आना चाहिए। और मुझे लगता है
पंजाब की जो एक प्रतिष्ठा थी, जो एक जिसको हम जिस पंजाब को जानते हैं उस ऊंचाई तक कैसे पहुंचे, वो ताकत है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उधर जाना चाहिए। ड्रग्स का जो बड़ा इशू है, ड्रग्स का जो बड़ा इशू है उस पर काम करना चाहिए।